Good morning, students. 13th chapter, Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement, Civil Disobedience and Beyond. और इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में उनका क्या योगदान था, क्या कंट्रीब्यूशन था और किस तरह साउथ अफ्रीका से आने के बाद उन्होंने अपने जो उनका वेपन था, एक ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, उसको किस तरह से यहाँ के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ के सोसाइटी से उन्होंने उसको कंबाइंड किया और कॉलोनियल गवर्नमेंट को किस तरह उन्होंने मजबूर किया कि वो महात्मा गांधी और यहाँ की जनता की बात माने। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम इस चैप्टर को देखते हैं महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन के रूप में। और जैसा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी ने 1915 में यहाँ आने के बाद 3 मेजर मूवमेंट्स को लॉन्च किया, जिसमें पहला फर्स्ट मेजर मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन, दूसरा था सिविल डिसोबीडियंस और तीसरा था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के संबंध में हम देखेंगे। और सबसे पहले आज जो हम लोग चर्चा करेंगे कि 1915 में आने के बाद महात्मा गांधी किस तरह यहाँ की जनता से जुड़े। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े स्ट्रगल्स हुए हैं, चाहे वो अमेरिका का फ्रीडम स्ट्रगल हो या इटली का यूनिफिकेशन स्ट्रगल हो या जर्मनी का यूनिफिकेशन हो या वियतनाम का स्ट्रगल हो, हर जगह के स्ट्रगल को हम किसी ना किसी एक इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर के साथ जोड़ते हैं। जैसे अगर आप अमेरिकन इंडिपेंडेंस की बात करेंगे या वहां के फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे तो जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम सबसे पहले आता है। अगर आप इटालियन यूनिफिकेशन में देखते हैं तो मैज़नी गैरिबाल्डी का नाम सबसे पहले आता है कि उनके प्रयासों से, उनके कंट्रीब्यूशन से इटली का यूनिफिकेशन हो सका। उसी तरह से जर्मन यूनिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो बिस्मार्क का नाम, जैसे आयरन मैन कहा जाता था, तो बिस्मार्क का नाम सबसे पहले आएगा। अगर हम वियतनाम के फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे तो हो ची मिन्ह का नाम सबसे पहले आता है। उसी तरह से इंडियन स्ट्रगल की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की हम बात करें तो महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन के बिना इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे लीडर्स थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जो चाहते थे, पूरी जनता यहाँ की चाहती थी कि उन्हें कॉलोनियल गवर्नमेंट से छुटकारा मिले, लेकिन वो लीडरशिप, वो आगे चलने और अपने पीछे पूरी जनता को साथ में लाने का श्रेय एक महात्मा गांधी को ही जाता है, जिनका बहुत ही चरिस्मेटिक, बहुत ही एक मैग्नेटिक जो उनकी पर्सनालिटी थी और उनका जो एक इम्पॉर्टेंट इनोवेटिव जो उनका आइडिया था, कौन सा इनोवेटिव आइडिया, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का, जिसने पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के उन 2 वेपन्स को लेकर उनको एक बहुत ही आइडेंटिफाइड, एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर के रूप में स्थापित किया, केवल इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। और उनके फिलोसफी को लेकर के, उनके जो प्रिंसिपल्स थे उनको लेकर के बहुत सारे लोगों ने उनको फॉलो भी किया। तो आज हम उन्हीं महात्मा गांधी की बात करेंगे इस चैप्टर में और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं और उसके पहले वो साउथ अफ्रीका में एज एन एडवोकेट, लॉयर के रूप में वहां गए हुए थे। लेकिन 1893 में जब वो वहां पहुंचे और वहां ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच जो एक रेशियल जो डिस्क्रिमिनेटिव जो बिहेवियर अडॉप्ट किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, उसे उनको देख करके महात्मा गांधी पूरी तरह से विचलित हो गए थे। और इंडियन जो सेटलर्स थे वहां पे, इंडियन जो माइग्रेटर्स थे जो वहां पे ऑलरेडी बसे हुए थे, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार हो रहा था उससे महात्मा गांधी और ज्यादा दुखी हो गए थे। गांधी पिक्चर्स आप सबने देखी होगी और आपने देखा होगा कि किस तरह जोहान्सबर्ग के रेलवे स्टेशन पे महात्मा गांधी को रेलवे से फेंक दिया गया था, एक फर्स्ट क्लास कोच से फेंक दिया गया था, क्योंकि ये व्हाइट नहीं थे, व्हाइट रेस से बिलोंग नहीं करते थे, इसलिए इन्हें फर्स्ट क्लास में चलने की अनुमति नहीं थी। और इस बात से महात्मा गांधी बुरी तरह विचलित हुए थे। उसके बाद उन्होंने वहां के लोगों को संगठित किया साउथ अफ्रीका में और अपने इसी नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ के बेसिस पे उन्होंने कई लड़ाइयां जीती,
लड़ाइयाँ इन द सेंस कई उन्होंने प्रोटेस्ट किए और उस प्रोटेस्ट में वो सफल हुए और ब्रिटिशर्स की नज़र में उन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद भी की। एक संग्राम हुआ था, एक लड़ाई हुई थी, एक वॉर था जिसमें उन्होंने लोगों की, सैनिकों की सुरक्षा के लिए, सैनिकों की देखभाल करने के लिए उन्होंने एक यूनिट गठित किया था, एक कमेटी बनाई थी और जिससे उन्होंने महात्मा गांधी को एक अवार्ड भी दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो हम लोग उसकी चर्चा से पहले हम लोग अपने चैप्टर से जुड़ेंगे कि जनवरी 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आए और कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने यहाँ जो उन्होंने इनोवेशन, जो एक्सपेरिमेंटेशन किया था साउथ अफ्रीका में और 2 दशक के बाद 2 डिकेड्स वहां पे रहे, 1893 से लेकर के 1915 तक वहां वो रहे हैं और 1915 में महात्मा गांधी भारत आए और यहाँ आने के बाद कहा जाता है कि उन्हें साउथ अफ्रीका ने, कई लोगों ने ये कहा कि साउथ अफ्रीका ने महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना दिया। तो कैसे महात्मा बन गए वो? सो दीज इयर्स कहा जाता है कि हैड बीन स्पेंट फॉर द मोस्ट पार्ट इन साउथ अफ्रीका वेयर ही वेंट एज अ लॉयर एंड इन टाइम्स बिकेम अ लीडर ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन दैट टेरिटरी। जहां वो एक वकील के रूप में गए थे, लेकिन इन 2 डिकेड्स में वो वहां पे एक लीडर, वहां के इंडियन, वहां की टेरिटरी में रहने वाले कम्युनिटी के लिए वो एक लीडर की तरह स्थापित हो गए, एक नेता के रूप में स्थापित हो गए। तो लॉयर से कन्वर्ट हो गए किस रूप में? नेता के रूप में। और एक हिस्टोरियन हुए हैं चंद्रन देवांशन, उन्होंने रिमार्क किया था कि साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। साउथ अफ्रीका में रह करके ही मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बन गए थे। और इट वाज इन साउथ अफ्रीका दैट महात्मा गांधी फर्स्ट फोर्स द डिस्टिंक्टिव टेक्निक्स ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। उनका जो वेपन, जो हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, तो उसके जो डिफरेंट टेक्निक्स थे उसको उन्होंने वहां पे एक्सपेरिमेंट किया साउथ अफ्रीका में और पूरी तरह से इस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, इस इनोवेशन के बाद वो इंडिया लौटे थे और यहाँ की राजनीति में भी जो कि लड़खड़ा रही थी, पूरी तरह से संभल भी नहीं पाई थी, तो इस लड़खड़ाती हुई राजनीति को उन्होंने एक दिशा दी, उसे चलना सिखाया और फिर बाद में उन्होंने वो लड़ाई भी जीती। तो नॉन वायलेंट एंड सत्याग्रह जिसे कहा जाता है, सत्य के साथ आग्रह, ये सब हम सब ने पढ़ा है कि अपील विथ ट्रूथ, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसका डेफिनेशन दिया था कि अगर आप अंदर से आप मजबूत हैं, अगर आपका जो आत्मबल है उसको अगर आप एक्टिवेट करते हैं, अपने आत्मबल को आप स्ट्रांग बनाते हैं, तो आप किसी भी न्याय की लड़ाई में आप जीत सकते हो। तो बहुत ही सुंदर डेफिनेशन दिया है सत्याग्रह का महात्मा गांधी ने। और पहली बार उन्होंने डिफरेंट रिलीजन के, बहुत जो कई धर्म थे उनके बीच में भाईचारा स्थापित करने की कोशिश की। फर्स्ट अलर्टेड अपर कास्ट इंडियंस फॉर देयर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ लो कास्ट एंड वुमेन। और पहली बार उन्होंने अपर कास्ट इंडियंस को के साथ जो डिस्क्रिमिनेटरी, जो भेदभाव हो रहा था, जो गलत ट्रीटमेंट हो रहा था उनके साथ, लो कास्ट के साथ और वुमेन के साथ, उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई। The India that Mahatma Gandhi come back to 1915 was rather different from the one that he had left in 1893. कहा जाता है कि जब वो छोड़ के यहाँ से गए थे तो पॉलिटिकल कोई यहाँ पे ऐसा कोई संगठन नहीं था 1893 में। लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड्स नहीं थी और लोग जानते ही नहीं थे कि किस तरह से एक गुलामी का जो जीवन है उसे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो ये सोच ही नहीं थी हमारे लीडर्स की, हमारे इंडियन जनता की, कि आम जनता जो थी वो सोचते ही नहीं थे कि हमें इससे कभी छुटकारा भी मिल सकता है। तो जब वो 1915 में महात्मा गांधी आए तो राजनीतिक परिदृश्य जो था, राजनीतिक जो सीन था यहाँ का, वो काफी बदल चुका था। हालांकि वो अभी भी ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में था, ब्रिटिशर्स अभी भी थे और गवर्न कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे पॉलिटिकली ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे। पॉलिटिकली ये सोचने लगे थे कि हमें कुछ रियायतें मिलनी चाहिए, हमें कुछ राइट्स मिलने चाहिए और ये जो धरती हमारी है, रिसोर्सेस हमारे हैं, उसको किसी दूसरी कंट्री के लोग आकर के और उसको पूरी तरीके से 100% उसे एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, ये समझ लोगों में डेवलप हो गई थी। And the Indian National Congress now had branches in most major cities and towns. तो 1885 में, जैसा आप जानते हैं, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी यहाँ पे और उसके बहुत सारे ब्रांचेज कई मेजर सिटीज एंड टाउन्स में स्टैब्लिश हो गए थे 1915 तक, जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे। देन स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 और 7 में, और स्वदेशी मूवमेंट के पहले बंगाल का विभाजन हुआ था। पूर्वी बंगाल एंड पश्चिमी बंगाल को बंटवारा कर दिया था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत। और उसके बाद इंडियन जो पॉलिटिक्स थी वो
थोड़ी सी एक्टिव हुई और उसने स्वदेशी मूवमेंट की बात चलाई। और स्वदेशी मूवमेंट का मतलब था कि हम अपने खुद के बनाए हुए रोजगार को अडॉप्ट करेंगे, खुद के बनाए हुए जो हमारे स्कूल कॉलेजेस होंगे वहां हम पढ़ाई करेंगे। अब बायकॉट करने का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को बायकॉट करने का, कॉलोनियल गवर्नमेंट को बायकॉट करने का एक फर्स्ट जो एफर्ट लिया गया था वो था 1905 एंड 7 का। इसके पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1857 में फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था। तो उसके बाद दूसरी सेकेंड एफर्ट जो लिया गया वो 1905 एंड 7 में, जब स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, एक लॉन्च किया गया था स्वदेशी मूवमेंट। देन ये जो स्वदेशी मूवमेंट था ये ज्यादा अपीलिंग रहा किसके बीच में, मिडिल क्लास फैमिलीज, मिडिल क्लास जो लोग थे उनके बीच में। सो दैट मूवमेंट हैड थ्रोन अप सम टावरिंग लीडर्स। और इस मूवमेंट के बाद कुछ ऐसे लीडर्स निकल करके सामने आए जिसे हम आप सब ने पहले से जानते होंगे, लाल बाल पाल के नाम से जानते होंगे। लाल बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। ये तीन ऐसे टावरिंग लीडर्स थे जिनकी अपनी एक अलग फिलोसफी थी। रेडिकल्स माने जाते थे ये अपील करने की, हाथ जोड़ने वाली नीति में यकीन नहीं रखते थे। ये रेडिकल्स थे, ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये हिंसा करना पड़े लेकिन हमें ब्रिटिश शासन से छुटकारा चाहिए। तो बहुत ही रेडिकली ये सामने आए और इसीलिए लोगों की नजर में आए। तो लाल बाल पाल, हालांकि तीनों जो थे वो बहुत दूर के एरिया के रहने वाले थे। जैसे लाला लाजपत राय जो थे वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, बिपिन चंद्र पाल जो थे वो बंगाल से बिलोंग करते थे, एंड बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय अलग किसी प्रोविंस के थे और पंजाब से थे। और ये जो बाल गंगाधर तिलक थे वो महाराष्ट्र के थे। तो तीनों अलग अलग प्रोविंसेस से बिलोंग करते थे, लेकिन जो इंडियन कंटेक्स्ट, जो नेशनल फ्रीडम की दिशा में जो इनकी फिलोसफी थी, इनके जो प्रिंसिपल्स थे, उससे ये पूरे नेशनल लीडर के रूप में स्टैब्लिश हो चुके थे। So since their native provinces were very distant from one another, where these leaders advocated militant opposition to colonial rule, इन्होंने रेडिकल स्टेप्स लेना शुरू किया कॉलोनियल रूल के खिलाफ। एंड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ मॉडरेट्स। उस समय एक मॉडरेट्स का मतलब होता है, एक होता है लिबरल और एक होता है मॉडरेट्स और एक होता है रेडिकल। ये तीन टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। तो रेडिकल्स जो है वो किसी भी तरह के हिंसा, किसी भी तरीके से येन केन प्रकार वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन जो मॉडरेट्स होते हैं वो ना लिबरल होते हैं ना, उनको बीच की मध्यम मार्गीय नीति चाहिए होती है। थोड़े से अधिकार हमें दे दो, हमें भी जीने दो सुख चैन से और तुम गवर्न करते रहो, ऐसी वाली नीति थी मॉडरेट्स की। तो यहाँ पे एक ग्रुप मॉडरेट्स का भी था जो मध्यम वर्गीय नीति में, मध्यम पॉलिसी में यकीन रखते थे। ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना भी नहीं चाहते थे, उनके अंडर कंट्रोल वो रहना चाहते थे, लेकिन लोकल लेवल पे वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी चाहते थे और ये उनकी मॉडरेट पॉलिसी थी। तो ऐसा भी एक ग्रुप था जो प्रेफर करता था मोर ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच, और ये चाहते थे कि धीरे धीरे हम शिफ्ट करें, धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ें। और इन मॉडरेट्स में गांधी जी एक पॉलिटिकल मेंटोर, गांधी जी के जो पॉलिटिकल मेंटोर थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना जिन्हें मॉडरेट्स कहा जाता था। एंड हु लाइक गांधी जी वाज अ लॉयर ऑफ गुजराती एक्सट्रैक्शन ट्रेंड इन लंदन। और ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थी वो भी एक लॉयर थे और लंदन में रह करके उन्होंने पढ़ाई की थी, जहां से महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी। ऑन गोखलेज एडवाइस, चूंकि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और उन्होंने जब महात्मा गांधी यहाँ आए तो उन्होंने सबसे पहले एडवाइस दिया महात्मा गांधी को कि तुम पहले 1 साल तक पूरे भारत के पूरे भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्रों का दौरा करो। यहाँ की जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, यहाँ के जैसे लोग हैं, उनकी डिमांड्स उनकी क्या है, नीड्स उनकी क्या है, इसके बारे में पूरा पहले स्टडी करो। उसके बाद कोई मूवमेंट या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पे आप लॉन्च करने की कोशिश करो। तो अपने जो मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले की बात मान करके महात्मा गांधी ने सबसे पहले इंडिया के जो रिमोट एरियाज थे वहां का दौरा करना शुरू किया, वहां के लोगों से जुड़ने का प्रयास किया। और इसी तारतम्य में उन्होंने देखा जब यहाँ की गरीबी के लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि जब देश की 75% जो आबादी है वो कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए, जो बेसिक नीड्स के लिए कहीं ना कहीं वो जूझ रहे हैं, तो उन्होंने कोट सूट और टाई पहनना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। और उसी दिन से उन्होंने उस विदेशी वस्त्रों का त्याग कर दिया जो साउथ अफ्रीका में रह करके उन्होंने अपने धारण किया था। तो यहाँ आकर के उन्होंने बस धोती, जो यहाँ का एक ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म माना जाता है, ट्रेडिशनल ड्रेस है यहाँ की, वो धोती पहनना उन्होंने शुरुआत की थी जब वो लोगों से जुड़ रहे थे। फर्स्ट ईयर जो था उनका इंडिया में।
फिर एक ऐसी 1916 में, एक साल के बाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU जिसको आप कहते हैं, उसका उद्घाटन समारोह ऑर्गेनाइज किया गया था और उसमें महात्मा गांधी भी एक इनवाइटी थे। तो ये फर्स्ट स्टेज था, पहला ये ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां महात्मा गांधी जनरल पब्लिक से जाकर के, जो आम जनता से जाकर के मिले और लोगों को उन्होंने संबोधित किया, लोगों को एड्रेस किया। ये 1916 का BHU का और सेरेमोनियल इनॉग्रल फंक्शन था, जिसमें सारे लोग इकट्ठे हुए थे और महात्मा गांधी को भी इनवाइट किया गया था। सो दूसरे इनवाइटी के साथ साथ यहाँ पे कौन कौन से लोग थे, यहाँ पे प्रिंसेस थे, राजा थे और ऐसे डोनर्स थे जिन्होंने BHU को बनाने में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं BHU, उसको बनाने में जिन्होंने डोनेशन दिया था, जिन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए थे, ऐसे लोगों को इनवाइट किया गया था वहां पे। तो ऑल्सो प्रेजेंट वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस। और कांग्रेस चूंकि एक ही पॉलिटिकल संस्था ऐसी थी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसके मेंबर्स को भी वहां इनवाइट किया गया था। उनमें से कुछ ऐसे थे, एनी बेसेंट जैसे मेंबर्स भी थी कांग्रेस की। एंड कंपेयर टू दीज डिग्निटरीज, गांधी जी वॉज रिलेटिवली अननोन। और इतने सारे लोग जो वहां इकट्ठे हुए थे वो सभी लोगों के जाने पहचाने लोग थे, जो पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिक्स में काफी अपना इम्पोर्टेंट स्थान, पोजीशन जिन्होंने हासिल की हुई थी। और उनके कंपेयर में हम देखें तो महात्मा गांधी जो थे वो अननोन थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो यहाँ आए थे, फर्स्ट टाइम पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने वाले थे। तो उनको इस रूप से जाना जाता था कि ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। जो वॉर में उन्होंने, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि सिपाहियों के देखभाल करने के लिए उन्होंने जो कमेटी गठित की थी, बोर वॉर कहते हैं उसे, जो अंग्रेजों ने किसी और देश के साथ जिनकी लड़ाई हुई थी, और उसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स की सहायता की थी साउथ अफ्रीका में, बोर वॉर में। और उस सहायता के बनिस्पत ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। तो यहाँ उस कैसरे हिंद जो उपाधि उन्हें दी गई थी उसके रूप में, और जो उन्होंने नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह का जो एक्सपेरिमेंटेशन किया था वहां पे, इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटेशन किया था, उसके कारण उनको यहाँ इनवाइट किया गया था, ना कि एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में। तो जब उन्हें बोलने का मौका मिला, जब उनका मौका आया बोलने का, तो महात्मा गांधी ने चार्ज द इंडियन एलाइट्स विद अ लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लिविंग पुअर। उन्होंने बहुत जो सब लोग अपनी अपनी तारीफ करने में, और जिन्होंने डोनेट किया था, पैसा डोनेट किया था, किसने जगह डोनेट किया था, तो उनकी तारीफ करने में लोग लगे हुए थे। और जो भी संबोधन हो रहे थे, एड्रेस दिया जा रहा था, उसमें लोग एक दूसरे की तारीफ करने में लगे हुए थे। लेकिन महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम लोगों का ध्यान एक अलग टॉपिक की तरफ खिंचवाया। वो टॉपिक क्या था? लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर। उन्होंने कहा था कि जो इंडियन एलाइट्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है, लेकिन जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, जिनका प्रतिशत, जिसका पार्टिसिपेशन इस इंडियन सोसाइटी में सबसे ज्यादा है, वही यहाँ पे एब्सेंट है। वो कौन है? वर्कर्स हैं, पुअरर्स हैं, स्मॉल पीजेंट्स हैं, जिनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिनको फिजिकली यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया गया है। और ये सबसे बड़ा कंसर्न था महात्मा गांधी का इंडियन सोसाइटी के प्रति। और इस मौके पे जब BHU का इनॉग्रल फंक्शन चल रहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा कि सर्टेनली अ मोस्ट गॉर्जियस शो। उन्होंने कहा कि ये अपने तरीके से, अपने धन से एक हिंदू यूनिवर्सिटी, अपने शिक्षण संस्थान को इनॉग्रेट करने का बहुत ही अच्छा मौका है, और एक बहुत महत्वपूर्ण शो है ये। बट ही वरीड अबाउट द कंट्रास्ट बिटवीन द रिचली बेडिक्ट नोबलमैन प्रेजेंट एंड मिलियंस ऑफ द पुअर इंडियंस ओवर एब्सेंट। तो जितने भी एलाइट पीपल थे, जितने धनी मनी लोग थे, संप्रांत लोग थे, उनको तो इनवाइट किया गया था, लेकिन जो पुअरर्स थे वो यहाँ पे एब्सेंट थे। ये मुद्दा महात्मा गांधी ने उस BHU यूनिवर्सिटी के इनॉग्रल फंक्शन में फर्स्ट टाइम उठाया। देन गांधी जी टोल्ड द प्रिविलेज्ड इनवाइटीज, जो सुविधा संपन्न, जो वहां पे इनवाइटीज थे, जो आमंत्रित किया गया था जिन मेहमानों को, देयर इज नो साल्वेशन फॉर इंडिया अनलेस यू स्ट्रिप योरसेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी। उन्होंने कहा था कि इंडिया को साल्वेशन नहीं मिल सकता गुलामी से मुक्ति नहीं मिल सकती, जब तक कि आप इस ज्वेलरी को, इस अलंकरण को, एक जो भेदभाव है गरीबों और अमीरों के बीच में, इस भेदभाव को जब तक आप खत्म नहीं करते हैं, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। और आपको अपने कंट्री में जो आम जनता है उनका ट्रस्ट आपको जीतना ही पड़ेगा, उनके साथ आपको कांटेक्ट बनाने ही पड़ेंगे, उनको अपने कन्विंस में, अपने ट्रस्ट में लेना पड़ेगा, तभी इंडिया को मुक्ति मिल सकती है इस कॉलोनियल गवर्नमेंट से। आगे उन्होंने कहा कि देयर कैन बी नो स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस। He went on, if we take away or allow others to take away from the peasants almost the whole of the results of their labor. उन्होंने कहा कि तब तक हमें सेल्फ गवर्नमेंट
स्वशासी शासन नहीं मिल सकता जब तक कि हम किसानों का जो श्रम है और उसके बदले जो उन्हें मिलता है, तब तक लोग जब तक छीनते रहेंगे, जब तक उन श्रम का जो उचित मूल्य है उसे लूटते रहेंगे, तब तक हमें स्वशासन नहीं मिल सकता। तो आवर सल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू द फार्मर। और हमारा स्वशासन कहाँ से मिल सकता है, मुक्ति हमें कहाँ से मिल सकती है? हमारे जो किसान हैं, जो वर्कर्स हैं, जो आम जनता में जिनका प्रतिशत ज्यादा है, उनसे जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें सॉल्वेशन नहीं मिल सकता। सो नीदर द लॉयर्स नॉट द डॉक्टर्स नॉट द रिच लैंडलॉर्ड्स आर गोइंग टू सिक्योर इट। कोई भी डॉक्टर, कोई भी व्यापारी, कोई भी लॉयर इस को सिक्योर नहीं कर सकता, इस स्वशासन को सिक्योर नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? द पुअर्स, द पीजेंट्स, द वर्कर्स एंड द लेबरर्स। तो उनका पार्टिसिपेशन, उनके साथ कनेक्टिविटी ज्यादा हमें करनी है। द ओपनिंग ऑफ द BHU वॉज एन ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन। एक सेलिब्रेशन का ओकेजन था, अवसर था, मार्किंग एज इट डिड द ओपनिंग ऑफ अ नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी सस्टेन्ड बाय इंडियन मनी एंड इंडियन इनिशिएटिव, बट रादर देन अडॉप्ट अ टन ऑफ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ उन्होंने कहा कि इंडियन मनी और इंडियन इनिशिएटिव का एक बहुत जीता जागता उदाहरण था BHU का इनॉग्रल फंक्शन। लेकिन यहाँ पे सब एक दूसरे को बधाई देने में लगे हुए थे, अपनी तारीफों के फूल बांटने में लगे थे, एक दूसरे को ही कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तो गांधी जी ने चूज किया कि इंस्टेड टू रिमाइंड दोज प्रेजेंट ऑफ द पीजेंट्स एंड वर्कर्स हु कंस्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इट वर अनप्रेजेंटेड इन द ऑडियंस। यहाँ पे ऑडियंस के रूप में भी उन का जिनका सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है इंडियन सोसाइटी को बनाने में, उनको ऑडियंस के रूप में भी इन्वाइट नहीं किया गया है। तो एक बहुत ही गहरी बात थी समझने के लिए यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। Gandhi Ji's speech at Banaras in February 1916 was at one level merely a statement of fact, namely that Indian nationalism was an elite phenomenon, a creation of lawyers and doctors and landlords. उन्होंने कहा कि जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें इनका भाग जाता है, किनका? लॉयर्स का, डॉक्टर्स का, लैंडलॉर्ड्स का। बट एट अनदर लेवल इट वाज आल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, द फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ गांधी जी own desire to make Indian nationalism more properly representative of the Indian people as a whole। तो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव और इंडियन पीपल पूरा एक संपूर्ण, इसमें तब तक ये संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि हम समाज के जो आधे भाग हैं जिनको हमने बैकआउट कर दिया है, जिनसे हम कोई कनेक्टिविटी नहीं रख रहे हैं, उनको जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तब तक पूरी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। In the last month of that year, Gandhiji was presented with an opportunity to put his precepts into practice। और उसी साल के 1916 के लास्ट मंथ में गांधी जी को एक मौका मिला कि वो इंडियन सोसाइटी के जो सबसे निचला लेडर था वहां पे जाएं और उससे जुड़े और उनकी जो समस्याएं थी उनके लिए कुछ काम करें। तो कौन सा मौका था? ये मौका था जब 1916 में कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था लखनऊ में। तो वहां पे बिहार के चंपारण जिले से एक व्यक्ति, एक किसान आए हुए थे और उन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट किया चंपारण आने के लिए, क्योंकि चंपारण में जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, जो किसान थे वहां के, उन्हें कंपेल किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि वो अपनी जमीन पर केवल इंडिगो को कल्टीवेट करें, केवल इंडिगो लगाएं। लेकिन वहां के फार्मर्स इंडिगो लगाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इंडिगो से उनका पेट नहीं भर सकता था, नील की खेती जिसे हम कहते हैं उससे उनका पेट नहीं भर सकता था, और उस इंडिगो को कल्टीवेट करने से उनके जमीन की फर्टिलिटी खराब हो रही थी। लेकिन उन्हें कंपेल किया जाता था कि वो इंडिगो ही केवल कल्टीवेट करेंगे और उसे प्लांट करेंगे अपनी जमीनों में, और इससे वहां के किसान बहुत दुखी थे। और उन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था कि वो वहां जा करके, क्योंकि महात्मा गांधी फेमस तो थे ही, जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्हें वहां इन्वाइट किया गया कि वो जाकर के अपनी मांग वहां पे ब्रिटिशर्स के सामने रखें। और फर्स्ट टाइम 1917 में महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं और इंडिगो कल्टीवेटर्स के फेवर में, सपोर्ट में पहली बार ब्रिटिशर्स के सामने वो मांग अपनी रखते हैं। तो महात्मा गांधी was to spend much of 1917 in Champaran seeking to obtain for the peasants security of tenure as well as the freedom to cultivate the crops of their choice। उन्हें वो फ्रीडम मिलनी चाहिए थी वहां के कल्टीवेटर्स को कि वो अपनी चॉइस की कॉर्न या अपने चॉइस का फसल वो अपने खेतों में लगा सके। और इसके लिए 1918 में महात्मा गांधी गए, उन्होंने वहां पे अपने ब्रिटिशर्स से बात की, अपना मूवमेंट प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू किया। और ब्रिटिशर्स ने, चूंकि वो जानते थे महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका से ही, इसलिए उन्होंने बात इजीली मान ली और उन्होंने ये कहा कि पीजेंट्स को ये लिबर्टी होगी कि वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी कल्टीवेट कर सके अपनी फील्ड को।
तो ये पहली सफलता थी महात्मा गांधी की, चंपारण जब वो गए थे। दूसरी सफलता और तीसरी सफलता उन्हें उसी अगले साल ही मिली 1918 में। गांधी जी वॉज इन्वॉल्व इन 2 कैंपेन्स इन हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात। एक खेड़ा में गए वो, और दूसरा अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च किया। और फर्स्ट ही इंटरवेन्ड इन अ लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद। मिल वर्कर्स जिनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ही ज्यादा पुअर थी, और उनकी वर्किंग कंडीशन को लेकर के महात्मा गांधी ने जाकर के वहां प्रोटेस्ट किया था, और अंग्रेजों ने उनकी बात मानी, ब्रिटिशर्स ने उनकी बात मानी। फिर खेड़ा में लगान न देने के लिए, रेवेन्यू न देने के लिए, क्योंकि 2-3 साल से फसल वहां खराब हो रही थी खेड़ा में, और वहां के किसानों को कंपेल किया जा रहा था कि आप रेवेन्यू जमा करें। तो वहां जाकर के फिर महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट किया और किसानों के फेवर में, और ब्रिटिशर्स ने उनकी बात मानी। तो ये 3 सफलताएं 1917 एंड 1918 में महात्मा गांधी को इजिली उन्होंने इसको सिक्योर किया, एक्वायर किया। उसके बाद these initiatives in Champaran, Ahmedabad and Khera marked Gandhiji out as a nationalist with a deep sympathy for the poor. अब इन 3 सफलताओं के बाद महात्मा गांधी को एक नेशनल लीडर के रूप में वो स्थापित हो चुके थे, क्योंकि उनकी बहुत ही ज्यादा सहानुभूति थी, किसके साथ? गहरी सहानुभूति थी जो गरीब थे इस देश के, और लोग जान से उनको ज्यादा प्यार करने लगे थे। लोग समझने लगे थे कि अब गांधी राज्य आ गया है, और अब जल्दी ही उन्हें छुटकारा मिलने वाला है, उन्हें साल्वेशन मिलने वाला है, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने में, या ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़ करके चले जाएंगे अगर गांधी जी एफर्ट्स करें, अगर गांधी जी उनके लिए कुछ प्लान बनाए, कोई मूवमेंट, कोई प्रोटेस्ट लॉन्च करें, तो ब्रिटिशर्स इजिली यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। ऐसी लोगों की भावना डेवलप हो गई थी। उसके बाद एट द सेम टाइम दीज वर ऑल लोकलाइज्ड स्ट्रगल। तो कहा जाता है कि ये तीनों जो स्ट्रगल थे, अहमदाबाद का स्ट्रगल, खेड़ा का स्ट्रगल एंड चंपारण का स्ट्रगल, ये लोकलाइज्ड थे, अलग अलग लोकल रीजनल एरिया में था। अब उन्होंने नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा कैंपेन ऑर्गेनाइज करने का सोचा, और 1919 में द कॉलोनियल रूलर्स डिलीवर्ड इनटू गांधीजी लैप एन इशू फ्रॉम व्हिच ही कुड कंस्ट्रक्ट अ मच वाइडर मूवमेंट। और यहाँ पे 1919 में उन्होंने पूरे नेशनल लेवल पे एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने की बात की। और ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914-18 द ब्रिटिश हैड इंस्टीट्यूटेड सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एंड परमिटेड डिटेंशन विद ट्रायल। और उसको लॉन्च करने का मुख्य कारण था कि 1914 एंड 18 के बाद ब्रिटिशर्स ने, चूंकि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो कि 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया था, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहाँ के जो नेशनल लीडर्स थे और यहाँ की जो जनता थी, उसने पूरे खुले दिल से ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ब्रिटिशर्स की जो कंडीशन है वो अभी बहुत ही सोचनीय है, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे वो दूसरे देशों के साथ युद्ध कर रहा है। तो यहाँ के लोगों ने पूरे दिल से उनका साथ दिया। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, तो उनको पारितोषिक देने की बजाय, उनको रिवॉर्ड देने की बजाय, यहाँ पे दो ऐसे रूल्स पास किए गए, जिसने यहाँ की आम जनता के मन में ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत ही गलत छवि प्रस्तुत की। लोगों ने सोचा कि कहाँ तक उन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा, उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, लेकिन बदले में ब्रिटिशर्स ने सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, ये आम एक्ट की बात उन्होंने की, और सेंसरशिप प्रेस के लिए उन्होंने जारी कर दिया कि बिना ब्रिटिशर्स की अनुमति के बिना कोई भी समाचार जारी नहीं होगा। और जो एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि किसी को भी आप 24 घंटे से ज्यादा डिटेंशन में नहीं रख सकते, और 24 घंटे के पहले उन्हें कोर्ट में आपको सबमिट करना है और जज के सामने पेश करना है, उन्हें जज के सामने लाना है। तो उन्होंने कह दिया कि बिना ट्रायल के 2 साल तक किसी भी व्यक्ति को वो डिटेंशन में रख सकते थे, जेल में रख सकते थे। और एक बहुत बड़ा रूल था, क्योंकि ऐसे इस ट्रायल के तहत तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिना बताए उनको जेल में रखा जा सकता था। और इन दोनों ही रूल से यहाँ की जनता जो थी वो बिल्कुल हिल चुकी थी। उसके बाद इसी दोनों रूल्स के पास होने के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने की बात की थी। नाउ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी चेयर्ड बाय सर सिडनी रॉलेट, these tough measures were continued। और ये जो डिटेंशन विदाउट ट्रायल था, उसको रॉलेट एक्ट कहा जाता था। रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए 2 साल तक आप उन्हें किसी भी जेल में रख सकते थे, जबकि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, और ये रूल बनाया था सर सिडनी रॉलेट ने, इसलिए इसको रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। इन रिस्पॉन्स गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। और इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने एक कैंपेन लॉन्च किया
national level पे, countrywide, and in towns across North and West India, life came to be standstill as shops shut down and schools closed in response to the बंद call. और जब 1919 में ये बंद ऑर्गेनाइज किया गया तो पूरे लोगों ने खुले दिल से महात्मा गांधी का साथ दिया। पूरी जो देश था वो पूरा एक स्थिर हो गया। कैसे सारे शॉप्स जो थे वो बंद किए जा चुके थे, स्कूल्स कॉलेजेस जो थे वो बंद किए जा चुके थे, लोगों ने जाना छोड़ दिया था और 3 लेवल पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया जाना था। फर्स्ट स्टेप में जो हमारे लीडर्स थे उनको अपने टाइटल्स एंड अवार्ड्स को सरेंडर करना था। दूसरे स्टेप में जितने भी स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कोर्ट्स हो गए, ऑफिसेस हो गए, उन सबको छोड़ना था, लोगों को बैकआउट करना था। और तीसरे स्टेप में कुछ और प्लानिंग की गई थी, स्ट्रेटजी की गई थी। तो 3 चरण में, 3 भाग में इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे प्रोग्रेस में किया जाना था, इसको प्रोग्रेस में लाया जाना था। लेकिन फर्स्ट स्टेप में जब महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस की, उसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी, उन्होंने उपाधि, तो फर्स्ट जो इसका भाग था वो बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च किया जा चुका था। दूसरा जो भाग था इसका कि स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, ऑफिसेस, इन सबको बैकआउट करना था, वो भी बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च किया जा चुका था इस मूवमेंट के तहत। और इसी बीच में क्या हुआ कि द प्रोटेस्ट वर पर्टिकुलरली इंटेंस इन द पंजाब, वेयर मेनी मेन had served on the British side in the war, expecting to be rewarded for their services. Instead, they were given the Rowlatt Act. गांधी जी जो थे, अमृतसर में बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई थी क्योंकि वहां पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जा चुका था। वहां पे स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो थे वो बंद किए जा चुके थे और लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रैलीज एंड मार्चेस निकालने लगे थे और वहां पे लोगों को बहुत बुरी तरीके से क्रश किया जा रहा था। जो प्रोटेस्ट वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उसे पूरी तरह से दमन किया जा रहा था। तो महात्मा गांधी ने जब बात सुनी तो वो अमृतसर जाने की सोचे, लेकिन उन्हें दिल्ली में ही रोक दिया गया महात्मा गांधी को। और बहुत सारे जो कांग्रेस में थे, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, उनको अरेस्ट किया गया। एंड द सिचुएशन इन द प्रोविंस grew progressively more tense, reaching a bloody climax in Amritsar in April 1919। और जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में आप सब जानते हैं। जो अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन जनरल डायर ने जो नॉन स्टॉप उसने 6 राउंड गोलियां मशीन गन से खाली कर दी थी। उस जलियांवाला बाग के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे मारे गए थे। वो एक बहुत ही ब्रूटल एक्ट था ब्रिटिशर्स का। तो इससे पूरा देश और पूरा देश का पूरा वर्ल्ड हिल चुका था इस कांड के कारण। तो जनरल डायर को सस्पेंड किया गया, उसे भेजा गया, लेकिन बाद में कहा जाता है कि उसे छोड़ दिया गया था। तो व्हेन अ ब्रिटिश ब्रिगेडियर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन अ नेशनल मीटिंग, और ये जलियांवाला बाग की जो मीटिंग थी उसमें नॉन स्टॉप 16 राउंड मशीन गन से गोलियां खाली की गई थी। और उसमें एक जलियांवाला बाग का एक ही एग्जिट था जहां से लोगों को निकलना था, और उसी एग्जिट पॉइंट पे इन्होंने मशीन गन अपनी फिट की और अंदर जितने सारे लोग थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट मारे गए थे। तो कहा जाता है कि more than 400 people were killed in what is known as the Jallianwala Bagh massacre. It was the Rowlatt Satyagrah that made Gandhi ji a truly national leader. और ये रॉलेट सत्याग्रह था जो 1919 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था और उसके अगेंस्ट ये सारे एक्ट हुए थे, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। और इस मूवमेंट ने, इस प्रोटेस्ट ने, इस इंसिडेंट ने महात्मा गांधी को एक नेशनल लीडर के रूप में स्थापित कर दिया था। इसके बाद emboldened, inspired by its success, गांधी जी called for a campaign of non-cooperation with British rule। और ये पहला मूवमेंट था, पहला कैंपेन था जो महात्मा गांधी ने नेशन वाइड प्रोलॉन्ग्ड वे में उन्होंने स्टैब्लिश किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो इंडियंस हु विस्ड कॉलोनियलिज्म to end were asked to stop attending school, colleges and law courts and not pay taxes। अब जो मैंने बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के 3 चरण थे, 3 भाग थे। पहले भाग में टाइटल्स एंड अवार्ड्स उन्हें सरेंडर करना था, दूसरे भाग में बायकॉट करना था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का, ऑफिसेस का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, कोर्ट्स का, इन सब का बायकॉट करना था। एंड इन सम दे वर आस्क्ड टू एडहर टू अ renunciation of voluntary association with the British government। और इस बैकआउट करने के साथ साथ उन्हें एक अपने जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्थापित करने थे, जिससे कि वो आगे अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ रोजगार वो इकट्ठा कर सके या ऑर्गेनाइज कर सके। सो इफ नॉन कोऑपरेशन वाज इफेक्टिवली कैरिड आउट, सेड गांधी जी, इंडिया वुड विन स्वराज विद इन अ ईयर।
और महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत इफेक्टिवली अगर ऑर्गेनाइज किया गया तो इंडिया को 1 साल के अंदर स्वराज मिल जाएगा। टू फर्दर broaden the struggle he had joined hands with the खिलाफत मूवमेंट। और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ब्रॉडेंड करने के लिए, बहुत ही वाइड रेंज देने के लिए नॉन खिलाफत मूवमेंट के साथ भी इसको एसोसिएट कर लिया गया था। यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट दोनों ने एक साथ मिलकर के इस मूवमेंट को लॉन्च किया था इंडिया में। तो ये नॉन खिलाफत मूवमेंट क्या था, खिलाफत मूवमेंट क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक वर्ल्ड गुरु के रूप में स्थापित था टर्की, तो वहां के कमाल तुर्क, जो वहाँ के टर्की के सुल्तान थे, उनको डिथ्रोन कर दिया गया था और ये कहा गया था कि कमाल अतातुर्क, अब तुम मुस्लिम कम्युनिटी के धर्मगुरु नहीं रहोगे। क्योंकि टर्की ने किसका साथ दिया था, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया का साथ दिया था, इस कारण से उसे ये सजा सुनाई दी थी। अब नेक्स्ट जो है इसका मैं सेकंड वीडियो में इसे कैरी ऑन करूंगी, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और साथ में उसके और भी जो कुछ पार्ट्स हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑर्गेनाइज करने की सोचूंगी, एसोसिएट करूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, गुड डे एवरीवन।